दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड में एक लगातार अलग अलग प्रॉब्लम चल रही है। आज से एक साल पहले फ्रंट रनिंग के कुछ फ्रॉड के यहाँ पर केसेस हुए थे, जिसकी वजह से कुछ इनके फंड मैनेजर्स और डीलर्स ने रिजाइन किया था। सेबी का प्रोब उनके ऊपर चला था। अभी एक महीने पहले इनके सीईओ एंड एमडी ने रिजाइन कर दिया था। अब नए सीईओ एंड एमडी इस पे आए हैं और अभी रिसेंटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो इनका एक मेन फंड हुआ करता है, उसके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब इतनी सारी चीजों के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमें इस फंड में, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ साथ पिछले 1 से 3 सालों की अगर आप रिटर्न्स देखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड की, तो काफी खराब परफॉर्मेंस रही है। अपनी कैटेगरी में सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पिछले जो 2020 तक का टाइम था उसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दी, लेकिन उसके बाद से इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होने लगा। तो उसके बाद ये जो हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको ये फंड हाउस संभाल नहीं पाया और एक साथ सारे ही फंड्स अंडर परफॉर्म करने लग गए। तो अब इस केस में किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या एक्सिस म्यूचुअल फंड के सारे फंड से निकल जाना चाहिए, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आता है। तो देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी बोला है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के सारे फंड से निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको फंड टू फंड यहां पर जज करना होगा कि किस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस फंड में आपको निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं जो मेन फंड्स हैं 5-6 एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के, उन सबकी रिटर्न्स और वो क्यों गिर रहे हैं, इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए एक बार हम पहले देखते हैं कि कौन से फंड्स हैं, कैसी रिटर्न्स रही है और किन फंड्स में अभी आपको बने रहना चाहिए। यहां पर अगर आप सबसे पहले इनका प्लान देखेंगे, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो यहां पर म्यूचुअल फंड था, तो इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे वो काफी ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा है। परफॉर्मेंस अगर आप यहां पर देखेंगे, एक साल की परफॉर्मेंस आप देखिए -11% की रिटर्न है। 5 साल की लॉन्ग टर्म की भी अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 5 साल की, तो 9% के आसपास की ही रिटर्न है। और अगर आप रैंक विद इन कैटेगरी यहां पर देखेंगे तो सबसे खराब परफॉर्म करने वाला ईएलएसएस फंड ये 1 साल में है और 5 सालों में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि 10 सालों में अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर नजर आ रही है। एसआईपी में भी वही चीज है। एसआईपी में आप देखेंगे कि इंडेक्स फंड से भी खराब रिटर्न इस फंड ने यहां पर दी है। 5 साल में सिर्फ 8% की रिटर्न दिया। आप इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाते तो ज्यादा रिटर्न यहां पर इस फंड ने आपको यहां पर मिली होती। अब देखिए, दिक्कत क्या है कि अगर आप इन कंपनीज को देखेंगे, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी, एवेन्यू सुपरमार्ट, तो ये मेजरली जितनी भी कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहा है, ये सारी हाई पी वाली कंपनीज हैं। चाहे आप इनमें से किसी भी कंपनीज की बात करती हैं, अपने सेक्टर के हिसाब से ज्यादा प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज ये हैं। और एक टाइम था 2010 से 2020 बहुत अच्छी रिटर्न्स ये कंपनीज दे रही थी, लेकिन इस वक्त कुछ भी खास रिटर्न्स ये कंपनीज, ये फंड नहीं दे रही है। पिछले 2-3 सालों से ये सभी कंपनीज खास रिटर्न्स नहीं दे रही है। इसका इंपैक्ट इसकी परफॉर्मेंस पे यहां पर आ रहा है, इसलिए यहां पर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और देखिए, यहां पर इस फंड की जो सबसे खराब बात मुझे यहां पर नजर आ रही है कि जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमें हमेशा से, जिस डाउनसाइड प्रोटेक्शन की हमें एक्सिस के म्यूचुअल फंड से उम्मीद होती है, जो हमेशा से इस फंड ने दिखाई है, वो इस फंड में यहां पर देखने को मिल नहीं रही है। और मैंने ये चीज पहले भी, आज से 1-1.5 साल पहले भी आपको बोली थी कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके 2 रीजन है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अभी इसका हो चुका है, और जो कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले ईएलएसएस फंड्स हैं, वो अपना मेजर पैसा अलग अलग मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा पा रहे हैं, और ये फंड उस वजह से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। तो उस चीज को भी आपको याद रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे फार बेटर ईएलएसएस फंड्स, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम है और जो अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। अब दूसरे फंड के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात कर लेते हैं यहां पर। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी आप यहां पर देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, 33,000 करोड़ के आसपास का। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहां पर भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक फंड है। ये पिछले 1 साल में -6% की रिटर्न आपको दी है।
हालांकि 5 साल में अभी भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लगभग इंडेक्स फंड जैसी ही है, 12% के आसपास, लेकिन 1 और 2 साल में अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एसआईपी में भी अगर आप देखते हैं तो 10% के आसपास की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है। वहीं अगर हम इसकी कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों देखिए यही चीज देखने को मिलती है कि सिमिलर कंपनीज है। एक चीज आप नोट करेंगे, एक्सिस लॉन्ग टर्म और एक्सिस ब्लू चिप में ये एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, तो सिमिलर कंपनीज यहाँ पर है। ये भी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस कंपनीज अभी पिछले 1 साल से दिखा रही है, तो इस वजह से ये फंड भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। और जब भी हम लार्ज कैप एक्टिव फंड की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड को क्विट करके, एग्जिट करके बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा दें। और वही चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि इस फंड ने 5 सालों में तो इंडेक्स फंड जैसी भी रिटर्न्स नहीं दी है। अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंडेक्स फंड ने बेटर रिटर्न्स दिए। तो लार्ज कैप एक्टिव फंड में इस वक्त पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये फंड को भी आपको यहां पर समझकर चलना है। इसके बाद एक्सिस का फोकस 25 फंड, इसमें भी काफी सारे लोग पैसा लगाकर चल रहे हैं। तो इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 15,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर हो चुका है। अब इस फंड ने भी पिछले 1 साल में बहुत खराब रिटर्न्स दिए है। देखिए फंड बहुत सारे ऐसे होंगे जो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन हर फंड की जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो आपको देख के हमेशा चलनी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी एक टाइम आया था जब परफॉर्म नहीं कर रहा था वो, लेकिन उस वक्त भी इतनी खराब परफॉर्मेंस उस फंड की नहीं रही थी। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज जो एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनमें अभी देखने को मिल रही है। 1 साल में नेगेटिव 16% की रिटर्न, 2 साल में लगभग ना की रिटर्न, और 1, 2, 3 तीनों ही पीरियड में आप देखेंगे तो अपनी कैटेगरी में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला ये फंड यहां पर चल रहा है। इवन 5 सालों में भी अपनी कैटेगरी में सबसे खराब परफॉर्म करने वाले कुछ फंड्स में से है, और सिर्फ 7% की रिटर्न दी है। यहां पर भी यही चीज है, आपको इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी रिटर्न्स भी ये फंड जनरेट नहीं कर पाया है। 5 साल में 5% की रिटर्न है अगर आप एसआईपी कराते, और एसआईपी अगर आप 1 या 2 साल से करा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा खराब रिटर्न्स है। यहां पर भी दोस्तों अगर हम कंपनीज की सिलेक्शन पे बात करेंगे, वही कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, पीडीलाइट, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फो एज। तो सिमिलर देखिए, एक ये चीज आपको हमेशा समझनी है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फंड हाउस की फंड्स उठा के देखेंगे तो सिमिलर कंपनीज हमेशा इन फंड हाउसेज में मिलती है, और ऐसा ही कुछ अभी इस वक्त एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। इसलिए जब खराब परफॉर्मेंस आ रही है तो सभी म्यूचुअल फंड्स में खराब परफॉर्मेंस यहां पर आ रही है, तो इसमें भी इसीलिए खराब परफॉर्मेंस आ रही है। ये सारी ही कंपनीज हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनीज रही, हाई ग्रोथ कंपनीज रही, चाहे आप एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें, पीडीलाइट की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें। अब ऐसे जब इंटरेस्ट रेट का, हाई इंटरेस्ट रेट का एनवायरमेंट आता है, क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे जो हाई पी वाली कंपनीज होती है उन पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन होती है इकोनॉमी की, और ये कंपनीज ग्रोथ की बेसिस पे ही हाई पी रह रही थी, और इन कंपनीज पे इंपैक्ट आ रहा है। और देखिए फोकस फंड कैटेगरी में तो हम हमेशा से यही चीज बात करते हुए आए हैं कि आपको फोकस फंड की कैटेगरी में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन होती है बहुत कि आप 25 से 30 कंपनीज में ही पैसा लगा सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन, जब आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो कभी कभी कंपनीज को ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए एक्सिस ब्लू फोकस फंड या फोकस कैटेगरी में भी आपको इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा यहां पर बचना चाहिए। अब अगर हम एक्सिस मिड कैप फंड की बात करते हैं, यहां पर भी देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो चुका है, एक्सपेंस रेशियो यहां पर लिमिटेड है, काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो है। 1 साल में यहां पर भी नेगेटिव रिटर्न्स है, नेगेटिव 3.5% की रिटर्न है। अपनी कैटेगरी में सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक फंड है। 2 और 3 साल में भी अच्छी रिटर्न्स नहीं है, खराब परफॉर्मेंस है। हालांकि 5 साल में अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड चल रहा है, 15% की रिटर्न इसने यहाँ पर आपको दी है। एसआईपी में भी अगर आप देखते हैं तो 5 सालों में 16% के आसपास की रिटर्न है। तो एसआईपी में यहां पर इस फंड में फिर भी थोड़ी बेटर रिटर्न्स है, चाहे आप 5 साल की बात करें एसआईपी में या फिर लमसम इन्वेस्टिंग की, दोनों में ही ये
एटलीस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स को और जो बाकी मिड कैप इंडेक्स वगैरह है उनको बीट करके आ रहा है। तो ये एक रिलीफ की बात है इस फंड के इन्वेस्टर्स की। यहां पर भी अगर दोस्तों आप कंपनीज को फोकस करेंगे तो यहां पर भी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनीज हैं, जितनी भी मेजर कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप कैटेगरी में फिर भी ठीक परफॉर्मेंस देने वाले कुछ फंड्स में यहां पर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप एक्सेस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा वेट अभी आप और यहां पर कर सकते हैं। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें तो यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा यहां पर लिमिटेड है, 8000 करोड़ का ही है। ये एक ठीक बात है, एक्सपेंस रेशियो इसकी ठीक है, लेकिन यहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस है। यहां पर भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिली। -7% की रिटर्न एक साल में, 2 साल में 11% की रिटर्न और 3 साल में 30% की रिटर्न है। वैसे अच्छी है, लेकिन कैटेगरी एवरेज में अगर आप देखते हैं तो काफी खराब परफॉर्मेंस है। लेकिन सिंस इंसेप्शन यानी कि लगभग आप 22 अक्टूबर 2018 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब से अगर देखते हैं तो फिर भी इसकी जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर अच्छी दिख रही है। कैटेगरी एवरेज के हिसाब से भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रहा है और ये फंड भी एटलीस्ट जो बेंचमार्क इंडेक्सेस होते हैं उनको बीट करके अभी भी पॉसिबली कर पा रहा है अपने लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में इस फंड ने 1 और 2 साल में कोई भी रिटर्न्स नहीं दी है। अब यहां पर भी अगर आप कंपनीज देखेंगे, सिमिलर कंपनीज देखने को मिलेगी, बजाज फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, एवेन्यू सुपरमार्ट, एस्ट्रल लिमिटेड, इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स, एस्ट्रल लिमिटेड ये आपको इनके मिड कैप फंड में दिख जाएगा। तो सिमिलर कंपनीज हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो मिड कैप फंड में था। तो ये लार्ज एंड मिड कैप है, तो इसमें लार्ज और मिड कैप की कॉम्बिनेशन यहां पर दिखती है। तो देखिए ये एक ऐसा फंड था जहां पर जो मुझे हमेशा से एक अच्छा फंड हमेशा से लगा है और मैं सिर्फ 2 मेजरली फंड्स पे हमेशा से बात की है जब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, एक्सिस म्यूचुअल फंड में, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस स्मॉल कैप। अब यहां पर इस फंड के साथ नेगेटिव चीज क्या हुई कि जो आरबीआई की एक्ट के हिसाब से जो आरबीआई की लिमिटेशन थी वो फॉरेन इक्विटी की जब बंद हुई तो ये एडिशनल पैसा आप वहां पर नहीं जनरेट लगा पा रहा है और ये फंड फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाकर एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा था और एक ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है। तो वो चीज आपको समझनी है अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा रिस्क अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो और बेटर फंड्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन सब में से एक फंड जो मुझे लगता है जिसमें आप अभी भी बने रह सकते हैं, जहां पर अभी भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी यहां पर नजर आती है, वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसमें फंड साइज डेफिनेटली ज्यादा हो चुका है, 11,000 करोड़ के आसपास का। एक्सपेंस रेशो इसकी यहां पर भी लिमिटेड है और लेकिन जो अच्छी बात क्या है कि जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो इसकी यहां पर अच्छी है। एक साल में इसने 0.44% की रिटर्न दिए, तो नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। हालांकि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने एक साल में काफी नेगेटिव रिटर्न्स दिए, तो उस एंगल से ये फंड अभी भी एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है। 5 सालों में 19% की रिटर्न है, अच्छी रिटर्न्स है, कोई डाउट यहां पर नहीं है। 5 सालों की एसआईपी की रिटर्न्स देखते हैं 23% की, 23% के आसपास की ही 3 सालों की रिटर्न्स है। तो उस एंगल से ये फंड अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है। लेकिन यहां पर जो अब इस फंड के साथ एक रिस्क जुड़ गया है जो 6 महीने साल भर आपको समझकर चलना है कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो चेंज हो चुके हैं। तो फंड मैनेजर जो इस फंड के थे, जिनकी वजह से शायद इस फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी 5 सालों की, वो सारी चीजें थी, वो चेंज हो गए हैं। अब इनके जो नए फंड मैनेजर हैं वो एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस लॉन्ग टर्म, इन फंड्स को जो मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर जी, वो इस फंड के साथ जुड़ चुके हैं। अब इन फंड्स में एक्सिस लॉन्ग टर्म, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, इन फंड्स में डाउनसाइड प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये एक रिस्क है कि क्या ये फंड भी उन्हीं फंड्स की तरह अब खराब परफॉर्मेंस देने लगेगा, वो हमें अब आने वाले 5-6 महीने में वेट करके इसको देखना होगा और उसके बाद आपको इस फंड में और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बने रहना है, उसका डिसीजन यहां पर लेना होगा। लेकिन ओवरऑल ये कुछ 5-6 फंड्स हैं जो काफी सारे इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको आप इंडिविजुअली देखकर यहां पर चल सकते हैं। दोस्तों देखिए, इन सारे फंड्स में हमने डिस्कस कर लिया किस फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, किस में नहीं है। वो सारी चीजों को समझकर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब
जो रही बात जो इस फंड हाउस के साथ पिछले 1 साल में हुआ है, मुझे लगता है कि एक तरीके से अगर आप आज बैठकर अब डिसीजन लेना चाहते हैं कि आगे आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, सीईओ एमडी चेंज हो गए और फ्रंट रनिंग के केसेस हुए, इसकी वजह से जो पॉजिटिव साइड अब आने वाले टाइम में लगता है कि एक क्लीन अप एक तरीके से इस म्यूचुअल फंड हाउस का हो चुका है और आने वाला टाइम इस म्यूचुअल फंड हाउस के लिए एक बेटर यहां पर रह सकता है। और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। जो पहले हो चुकी हैं चीजें, सेबी का प्रोब भी हो चुका है, वो हो चुकी चीजों पे अब डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। सारी इनकी जो अपर मैनेजमेंट है वो यहां पर चेंज हो चुकी है। अब इसमें मुझे लगता है कि अब प्योरली आपको फंड टू फंड यहां पर चलना है, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है उन चीजों को समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। और मैंने इस वीडियो में अपनी ओपिनियन आपको बताई है, मेरे हिसाब से किस फंड में आपको बने रहना चाहिए और किस से आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। और यार अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर फॉलो करना मुझे शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों।